Hey guys, welcome to the 10th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, थोड़ा समझेंगे कि भैया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके दौरान। ओवरऑल सब कुछ जितना भी चीज़ हमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझेंगे, इस पे अपना पकड़ बनाएंगे। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो अभी तक आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में क्या पता है? तो आप बोलोगे सर हमें तो ये पता है क्योंकि अभी तक आपने यही पढ़ा है। आपने कहा था कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कौन? पायरुवेट, जिसे हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुवेट, उसका होना जरूरी है। अब ये पायरुवेट कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ है? साइटोप्लाज्म में, राइट। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट बना। अब हमें उस पायरुवेट से क्या कराना है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो पायरुवेट को हम कहाँ लेके जाएंगे? चलो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट को बोलेंगे कि चलो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में चलो। साइटोप्लाज्म में तुम्हारा जन्म हुआ है लेकिन काम तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन चलाना है। तो हम पायरुवेट का, हम नहीं, सेल क्या करेगा? पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, तो आप बोलोगे सर लिंक रिएक्शन है, आपने पढ़ा दिया। सर फिर आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है और आपने कहा था कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल मेन प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। फिर आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, कब पढ़ाओगे? 3 क्रूशियल इवेंट है, 2 तो आपने पढ़ा दिया, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन के समय होने वाला एक क्रूशियल इवेंट है। तो लिंक रिएक्शन हमने पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 231 पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। कौन है पायरुवेट? अरे द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स। आपको अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो आपको सारे हाइड्रोजन आइटम रिलीज कराने होंगे, तभी एक कंपाउंड का क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब ये मैं तुम्हें बहुत बार समझाते आया हूँ कि एक कंपाउंड का अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि सारे हाइड्रोजन का रिलीज कराना है, तो उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है अगर आपने उतने CO2 रिलीज करा दिए तो उस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। ये रामबाण चीज है, इसको अच्छे से दिमाग में रख लो। अगर एक कंपाउंड का आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि सारे H2 को रिलीज कराना है, तो उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है अगर उतने नंबर ऑफ CO2 तुमने रिलीज करा दिए उस कंपाउंड से, तो उस कंपाउंड का वत्स उस कंपाउंड का वत्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। ठीक। मेरी आवाज आज थोड़ी तुमको अजीब लगेगी, आई मीन थोड़ी मुझे खांसी हो गई है तो थोड़ा खसखस आवाज हुआ है। ठीक है, चलो चलो। तो देखो लिंक रिएक्शन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड क्या है? अरे पायरुवेट। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके आए पायरुविक एसिड को। 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया गया और उस समय एक NADH2 निकला। पायरुविक एसिड से H2 रिलीज हुआ, वो जाके NAD प्लस के साथ जुड़ा और हमें NADH2 मिला, और साथ ही साथ डी कार्बोक्सिलेशन भी हुआ। CO2 भी रिलीज हुआ जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ CO2 निकल रहा है, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो आप कह दो ना कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और आपको ये बात पता भी है, लिंक रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप बोल दोगे सर लिंक रिएक्शन चला। ठीक है, ठीक है। पायरुविक एसिड का हमें क्या करना था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि 3 कार्बन है। अरे क्या करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के समय? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं ना। तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो हमें कितने CO2 मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाने वाला है?
पायरुवेट में 3 कार्बन है तो हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकाल देंगे, तो पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक तो हमने लिंक रिएक्शन के समय ही रिलीज करा दी एक CO2, बचे 2, वो कब होंगे, तो देखो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, इसका कोएंजाइम बाहर निकल जाता है आपको पता है, और एसिटाइल ग्रुप क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी कि देखो एक तो यहाँ पे हो गया था, 2 कार्बन था हमारा एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है, पायरुविक एसिड का एक हमने निकाल दिया CO2, तो 2 कार्बन का एसिटाइल ग्रुप मिला हमें। फिर इस ग्रुप का आपको अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है एसिटाइल का, तो आप 2 कार्बन निकालोगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पैटर्न समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है हमें पायरुवेट का, ठीक। तो आपको पता है 2 CO2 निकलता है, 3 NaDH2 निकलता है, आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल क्या क्या होता है, 3 NaDH2, ठीक है, और एक FADH2 मिलता है हमें, 3 NaDH2 मिलता है, ठीक है, 2 CO2 निकल जाता है, 3 NaDH2 मिलता है और एक FADH2 मिलता है ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का और नाम सर TCA साइकिल, एक और नाम बोल दे, अरे सर सिट्रिक साइकिल, लो 3 आपको नाम दे दिए, सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक साइकिल बोल लो, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और बातें हैं, कुछ और बातें पता है क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि सेल रेस्पिरेशन क्यों करता है, सेल को चाहिए एनर्जी, सेल एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल को चाहिए एनर्जी। कहीं पे आपको यहाँ पे इतना कुछ हो गया, ATP दिखा क्या, क्योंकि आपको पता है एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में, यूज भी होता है ATP के फॉर्म में, तो फॉर्म किस, एनर्जी किस फॉर्म में फॉर्म होगा, ATP के फॉर्म में। आपको कहीं ATP बनता हुआ दिखा। अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हमें ATP बनाना है, किस तरीके से हमें एनर्जी बनाना है, क्योंकि सेल, कोई बेचने वाला आया है, आता रहता है मेरे गली में ना, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, पता नहीं कहाँ खरीदते रहते हैं, बेचने वाले भी आते रहते हैं। क्या बेच रही है, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ, ठीक है, हम लोग यहाँ आते हैं। तो सेल क्या एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करेगा, सेल, सेल को एनर्जी चाहिए, यानी कि ATP के फॉर्म में एनर्जी बनता है। तो चलो देखते हैं अब ATP कैसे मिलेगा आपको एरोबिक रेस्पिरेशन से। अरे इसीलिए तो पढ़ रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इतना पढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब सुनिए, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कहाँ चलता है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। चलता कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। 2 ATP फॉर्म होता है, अरे होता तो 4 है एक्चुअली में, 4 ATP याद करो, लेकिन 2 यूज भी हो जाता था, 4 सिंथेसाइज होता था, 2 यूज हो जाता था, तो नेट गेन, डायरेक्ट गेन 2 ATP का होता है। साथ ही साथ 2 NaDH2 भी हमें मिलता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। पता है तुमको, अगर नहीं पता है तो जाओ जाके रिवाइज करो, भूल जा रहे हो सब कुछ, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, पुरानी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 NaDH2 निकलता है जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो 2 NaDH2 मिला और 2 ATP मिला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पायरुविक एसिड ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, NaDH2 मिलेगा और CO2 मिलेगा, ठीक। एसिटाइल ग्रुप में क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, देखो 2 CO2 मिलता है हमें पता है, 3 NaDH2 मिलता है, एक ATP या एक GTP मिलता है, कह लो आप एक ATP, ठीक है, और एक FADH2 भी मिलता है, ठीक। इतनी बातें तो आपको पता है, ये सब चीजें तो आप जानते हो, पढ़ाते आया हूं मैं। अब सुनो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो पायरुविक एसिड तो 2 बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, यानी कि ये जो लिंक रिएक्शन है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ये लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, तो 2 एसिटाइल ग्रुप मिलेंगे, 2 एसिटाइल ग्रुप मिलेंगे, तो क्या जो क्रेब्स साइकिल है 2 एसिटाइल ग्रुप के लिए चलेगा ना, एक एसिटाइल ग्रुप जब चलेगा तो हमें 2 CO2 मिलेगा, लेकिन 2 एसिटाइल ग्रुप से 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो इसी में इंटू 2 कर दो। मैथ्स समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन।
अरे भैया एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, इसके लिए 2 पायरुविक एसिड मिलता है हमें, ये तो हम जानते ही है। 2 पायरुविक एसिड है तो 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, 2 एसिटाइल ग्रुप मिलेगा हमें, 2 एसिटाइल ग्रुप मिलेगा 2 कार्बन का। ऐसे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, लेकिन COA आपको पता है चला जाता है, निकल जाता है बाहर और चला जाता है दूसरे लिंक रिएक्शन में, ठीक है, काम आने बचता है सिर्फ एसिटाइल ग्रुप, और ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। अब एक एसिटाइल ग्रुप के लिए एक बार क्रेब्स साइकिल चला, 2 एसिटाइल ग्रुप के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एक बार जब चलता है तो 2 CO2 मिलते हैं, 2 बार जब चलेगा तो इंटू 2 कर दो, सब इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो 2 CO2 इंटू 2, 3 NADH2 इंटू 2, एक ATP इंटू 2, एक FADH2 इंटू 2। अरे तो बेसिक मैथ्स है ठीक है। चलिए, इतना अच्छे से मैं समझाता हूँ ना, इतना इजी वे में, इतना बेसिक वे में, कि स्टूडेंट ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसको भी डिटेल में समझाऊँ कि सर इतना अच्छे से सबको समझाते हो, ये भी डिटेल में समझाओ ना। अरे अपना भी दिमाग यूज करो थोड़ा, ठीक है चलो अब आगे देखो। ये बनाया मैंने एक डब्बा, इस डब्बा में मैं लिखने वाला हूँ ETS, बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चलता है, इसी को हम कहते हैं, रेडी हो जाओ सुनने के लिए, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। मैंने क्या कहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन के समय 3 क्रूशियल इवेंट चलते हैं, लिंक रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्रोसेस क्रेब्स साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, अरे वही है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है ये प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस को चलने के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस को चलने के लिए इसमें काम क्या आता है, NADH2 का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, 2 NADH2, ठीक है। तो NADH2 का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, फिर यहाँ पे भी जो NADH2 हमें मिला था लिंक रिएक्शन के समय 2, ठीक है, 2 बार चलेगा ना लिंक रिएक्शन, तो 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से एक NADH2, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2, 2 CO2, ठीक है। तो यहाँ पे H2 काम आएगा NADH2 का, फिर यहाँ पे भी देखो NADH2 का H2 हाइड्रोजन और FADH2 का हाइड्रोजन, ठीक। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, NADH2 के और FADH2 के जो हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व होते हैं। सर चलता क्यों है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नाम से पता चल रहा है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फेट का मूवमेंट होगा, फॉस्फेट का मूवमेंट होगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ATP मिलने का चांस है, तो ATP बनेगा ETS के टाइम। एक NADH2 से ना 3 ATP बनता है, याद कर लो, फैक्ट है। FADH2 का H लंगड़ा काय हो गया, इसका डंडा कहाँ बना दो, हाँ ठीक है। जब ETS चलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है, ठीक है, जिसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑलराइट। और क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय, एक NADH2 से 3 ATP बनता है और एक FADH2 से 2 ATP बनता है, फैक्ट है, याद कर लो। जैसे कोई पूछे लाइट का स्पीड क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फटाक से बोलते हो तुम लोग, राइट। तो ऐसे याद कर लेना, एक NADH2 से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय 3 ATP बनेंगे और एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे, ठीक। चलो इतना बात समझ में आया। अरे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था मैं, फोटोसिंथेसिस, तो याद करो, ये यहाँ से फटी हुई है क्या, अरे यार ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, छोड़ो हटा, सिला लेंगे, क्या हो गया, फट गया तो, छोड़ो हटा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तो वहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में ATP बन रहा था, फॉस्फेट का मूवमेंट हो रहा था, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। फिर आपने क्रेब्स साइकिल में SLP पढ़ा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP सिंथेसाइज हो रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है, डायरेक्ट ATP बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, किसके हाइड्रोजन, NADH2 और FADH2 के। एक NADH2 मॉलिक्यूल से कितने ATP आप बनाओगे ड्यूरिंग ETS, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक्सक्यूज मी तो आप बोलोगे सर 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बनी है, NADH2, 3 NADH2, FADH2, ये सब ऐसी नहीं बनी, इनका काम आता है,
कब आम आता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय। इसको यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? एटीपी यानी कि एनर्जी बनाते हैं। तो मेन प्रोसेस में क्रेब्स साइकिल को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो इसी के टाइम सबसे ज्यादा NADH2 FADH2 सिंथेसाइज हो रहा है, 3 NADH2 सिंथेसाइज हो रहा है। अब यही 2 बार चलेगा 2 एसिटाइल के लिए, तो टोटल 6 NADH2 सिंथेसाइज हो रहा है। FADH2 कितना? एक क्रेब्स साइकिल चलेगा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरी बहन चलाई होगी, उसको मैं मना करके आया था टीवी मत चलाना। पिटाएगी, रुकना, भी पिटाएगी, जाऊंगा पीटूंगा। नहीं 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 पीटूंगा, मजाक कर रहा था। अरे मैं भूल गया यार। हाँ, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो 3 NADH2 एक बार जब चलता है क्रेब्स साइकिल, 2 बार चलेगा तो 6। अरे भाई साहब 6 NADH2 मिल रहा है तुम्हें, देख रहे हो यहाँ FADH2 कितना है? एक क्रेब्स साइकिल चलेगा तो एक मिलेगा, 2 एसिटाइल ग्रुप के लिए 2 बार चलेगा 2। समझ रहे हो? तो बहुत मेन प्रोसेस है, इसी समय बहुत सारा NADH2 और FADH2 बनता है। ठीक, ऐसा नहीं ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी बन रहा है, लेकिन ज्यादा कब बन रहा है? लिंक रिएक्शन के समय भी बन रहा है, लेकिन ज्यादा बन रहा है क्रेब्स साइकिल के समय। तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम मेन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, क्योंकि जितने भी NADH2 FADH2 बने हैं ना इन सब के समय, वो सब काम आएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, सबको पीट पीट के उसमें से ATP निकाला जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा और ATP बनेगा। अब यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को अच्छे से देखो। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चला, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, इस टेबल से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो NADH2 कितने बने? आप बोलोगे सर 2 बने। FADH2 बने क्या? नहीं। ATP या GTP बना? हाँ बना सर, 2 ATP बना, डायरेक्ट गेन, नेट गेन। ठीक है, लिंक रिएक्शन के समय कितने NADH2 बने? तो आप बोलोगे सर 2 बने। ठीक है, एक बार लिंक रिएक्शन चला तो 1 बनेगा, लेकिन लिंक रिएक्शन तो 2 बार चलेगा क्योंकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिला हमें, तो 2 NADH2। FADH2 और ATP ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन नहीं बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH2 तो 6 बनेंगे, एक बार 3 तो 2 बार चला दो, 3 इंटू 2 6। FADH2 कितना? एक बार में एक FADH2 2 बार चलेगा तो 2 इंटू 1 2 FADH2। और ATP कितना? 2 इंटू 2 है ना, एक बार में एक ATP और 2 बार चलाओगे क्रेब्स साइकिल तो 2 ATP। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 NADH2 बनता है, 2 ATP बनता है। एक मॉलिक्यूल है ना ग्लूकोज का, और उसी से फिर आगे लिंक रिएक्शन चलता है तो 2 NADH2 मिलता है, और क्रेब्स साइकिल चलता है तो 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP या GTP बोल लो, ठीक है, ATP बोल लो। तो ये कब हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो NADH2 और FADH2 और ATP कितना बार बन रहा है? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल का जब प्रोसेस चल रहा है तब, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब यही जो NADH2 है ये कहाँ काम आएंगे? ETS में काम आएंगे। टोटल कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं, राइट। FADH2 और सॉरी यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में देखो FADH2 कितना बन रहा है? 2। टोटल NADH2 10 बन रहा है, 2 ग्लाइकोलाइसिस, 2 लिंक और 6। और ATP कितना बन रहा है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 4। ठीक, 10 2 4, कैलकुलेशन में कोई शक नहीं। ठीक है, चलिए अब ये जो 10 NADH2 है ये कहाँ जाएंगे? ETS में, और इससे बनेगा 30 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। भाई साहब ये 2 है, इससे बनेगा 4 ATP। अरे एक FADH2 से 2 ATP बनता है, तो 2 FADH2 से इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 2 4 ATP, राइट। एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 10 NADH2 से 10 इंटू 3 कर दो, 30 ATP। और ATP कितना? 4 है, तो 4 ATP है। ठीक है, तो ETS में जाएगा ATP 4 ATP। तो अब बताओ टोटल कितना ATP बन रहा है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन के समय यूज में लिया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तब बन रहा है 38 ATP। 38 ATP बन रहा है, समझ रहे हो? फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और हमने क्यों कहा क्रेब्स साइकिल को एक इंपॉर्टेंट मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि देखो 30 ATP इसी के FADH2 और NADH2 के कारण बन रहा है। क्रेब्स साइकिल के समय 6 NADH2 है, 2 ATP, 2 FADH2 और 2 ATP है, इसीलिए मेन प्रोसेस है हमारा क्रेब्स साइकिल। ETS भी मेन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ETS के समय तो सारे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे और ETS यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जिसके दौरान एक NADH2 से 3 ATP बनाया जाएगा, एक FADH2 से 2 ATP बनाया जाएगा। तो ये सब जो NADH2 बने थे ना,
ये ऐसी नौटंकी के लिए नहीं बने थे, ये सब बने थे ताकि ये सारे के सारे जाएंगे कहाँ, ईटीएस में। ठीक है, ईटीएस में इन सब NADH2 FADH2 का कौन इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा ईटीएस में, और उससे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। देखो 38 एटीपी टोटल। समझ में आ रहा है ना? बहुत बहुत मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आपको पता नहीं, अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं ना, वो सब का रिवीजन अगर मुझे एक स्लाइड में करना हो तो मैं ये स्लाइड पढ़ूंगा क्विक रिवीजन के लिए। डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो जाओ जाके ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्लूकोज से कैसे 2 पायरुविक एसिड बन रहा है। लेकिन एक जनरल आइडिया क्विक रिवीजन करना है, NADH2 कितना कब बन रहा है, FADH2 कितना कब बन रहा है। बहुत स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं, पन्ना पलट पलट के देखते रहते हैं। मेरे को अगर कोई बोलेगा तो मैं तो ये स्लाइड देखूंगा, एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल 38 ATP। ठीक है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फिर जाओ सारे लेक्चर अच्छे से देखो, और डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तभी रिवीजन कब होता है, जब पहली बार सीधा वन शॉट वीडियो देखने जाते हो क्या, सीधा वन शॉट वीडियो देखने जाते हो तो तुम सबसे बड़े घोंचू, तुम शॉर्टकट से नहीं निकलेगा यार नीट। ठीक है, मैं देखता हूँ वन शॉट वीडियो बहुत पड़े हुए, मैं भी बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ना मैं तो फांकी मारो, वन शॉट बना दूंगा फटाक से, मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तुम भी मेरे साथ साथ फांकी मारोगे, तुम भी मेरे साथ साथ मस्ती करोगे कि हाँ 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वाओ वाओ, ऐसे करो। और नीट में जब इतना बड़ा वाला स्टेटमेंट का जब ऑप्शन रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे माथा खुजलाओगे कि ये क्या हो गया। और नीट इस बार गजब धोखा दिया है, नीट का बायोलॉजी सब इजी समझते थे, इस बार बायोलॉजी अच्छे से लपेट लिया सबको। तो यही है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है, डिटेल में पढ़ लो, फिर रिवीजन के लिए वन शॉट देख लो, पर पहले डिटेल में पढ़ो। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा है कैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP बनता है। ठीक है, 3 क्रूशियल इवेंट चलते हैं, कौन कौन से, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। और रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, आपको तो पता है सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन। राइट, चलिए, तो आई होप मैंने जितनी बातें बोली आपको अच्छे समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ये 38 ATP बन रहा है, ये सब NADH2 FADH2 से ATP बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होने वाला है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, या फिर किसी और चीज पे भी होगा, आई डोंट नो, मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया स्लाइड्स, करूंगा अभी जाके, देखता हूँ अगर कुछ और चीजें आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से पहले पढ़ानी होगी मुझे, ताकि आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अच्छे से समझ में आए, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि मेरा एम क्या है, मेरा गोल है आपको अच्छे समझ में आ जाए, और आपका गोल है अच्छे से समझना, और अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा जब मैं मेहनत करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पढ़ाएंगे, या फिर अगर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ताकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अच्छे से समझ में आए, तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक, पर जहां तक मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये ETS पे ही होने वाला है। चलो देखा जाएगा। तो यहीं के लिए लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।